नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान का क्रैश होना राष्ट्रीय शोक का कारण है। इसी के साथ बोइंग विमान की सुरक्षा का सवाल फिर से खड़ा हो गया है। क्या भारत में सुरक्षा मानकों को नियंत्रित करने वाले तंत्र ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, जिसका नतीजा इतने बड़े हादसे के रूप में सामने आया। एक जमाने में विमान निर्माण के क्षेत्र में बेहद साख वाली 100 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी पर क्यों बार बार सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगता रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों कहा कि हादसों को रोका नहीं जा सकता। क्या यह मुनाफे की हवस का नतीजा है जिसने गुणवत्ता के मोर्चे को कमजोर किया। मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का सफर। ये तस्वीर तो अब तक आपने देख ही ली होगी। अहमदाबाद से जैसे ही ये उड़ता है जहाज, सिर्फ 58 सेकंड बाद हादसे का शिकार हो जाता है, आग का गोला बन जाता है और फिर इस तरह की तस्वीर हमारे सामने आती है जब पता ही नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा है और इमारत पे अटका हुआ ये जहाज का कौन सा टुकड़ा है। बस 12 जून को कौन जानता था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है। बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर बेहद महत्वपूर्ण विमान है। ये एयर इंडिया के पास 27 विमान हैं, अब एक उसमें नहीं रहा और इसने 8000 से ज़्यादा बार टेक ऑफ और लैंडिंग की है, यानी एक काफ़ी अनुभवी इसके पायलट भी थे और काफ़ी दिनों से ये अपना काम कर रहा था। लेकिन सिर्फ 59 सेकंड बाद मेघानी नगर के रिहायशी इलाके में ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। 265 लोग मारे गए, यानी 230 तो यात्री ही थे, 12 क्रू मेंबर्स यानी 242 लोग कुल थे, जिसमें एक यात्री बचा, उसकी जान बची क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट से कूद गया। बाकी सबकी मौत हो गई और अन्य मरने वालों में कई मेडिकल छात्र थे जो हॉस्टल में उस समय मेस में खाना खा रहे थे जहां ये विमान टकराया और फिर उनकी जान चली गई। और इस सूची में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी नाम है, यानी वो भी नहीं रहे। जाहिर है देश में शोक की लहर है। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, शोक संवेदना व्यक्त की, लेकिन उन्होंने जो कहा वो थोड़ा चौंकाने वाला है। उन्होंने क्या कहा ये देखिए। उन्होंने कहा यह हादसा था और हादसे को कोई रोक नहीं सकता है। मतलब क्या है? अमित शाह की बात से लग रहा है कि जैसे ये ईश्वरीय इच्छा का नतीजा है। वैसे ईश्वर अगर है तो वो क्यों चाहेगा कि हंसते खेलते परिवार क्षण भर में राख हो जाए। इस हादसे में एक ही यात्री क्यों बचता? अपने माँ बाप के साथ लंदन उड़ने को तैयार वे तीनों बच्चे भी बच जाते जिनकी सेल्फी इस समय वायरल हो रही है। हादसा होता है तो कोई उसके लिए जिम्मेदार भी होता है। ऐसे ही हादसों को लेकर पहले मंत्रियों के इस्तीफे होते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब रेल मंत्री थे और एक दुर्घटना हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन गृह मंत्री का बयान बता रहा है कि इस हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं है क्योंकि हादसे रोके नहीं जा सकते। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के इस्तीफे की मांग कौन करे, और अगर करेगा तो क्या मुश्किल कि उसे देशद्रोही का तमगा दे दिया जाए, जबकि हादसा हमेशा ही किसी सिस्टम के फेल होने का नतीजा होता है, फिर चाहे वो मैकेनिकल सिस्टम हो या गुणवत्ता या सुरक्षा कसौटियों को परखने वाला मानवीय सिस्टम। हादसों को रोकने के लिए एक पूरा तंत्र होता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि लंदन जा रहे बोइंग विमान किस सिस्टम के फेल होने की वजह से आग का गोला बन गया। ये तस्वीर आपके सामने है। हॉस्टल किस तरह से धुआं धुआं चारों तरफ। क्या हुआ इस बात को समझने में भी लोगों को काफ़ी वक्त लगा है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब बोइंग कंपनी के विमान पर सवाल उठे हैं। आइए इस बोइंग 787 के इतिहास पर भी नज़र डाल लें जो अहमदाबाद में हादसे का शिकार हुआ। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर को 2011 में लॉन्च किया गया, यानी 14 साल पहले। इसे ईंधन कुशल और अत्याधुनिक तकनीकी वाला विमान माना जाता है, यानी कम ईंधन में ज़्यादा दूर तक ये जा सकता है। इसका ढांचा 50% कार्बन फाइबर कंपोजिट से बना है। अहमदाबाद हादसा इस मॉडल का पहला फैटल एक्सीडेंट या घातक हादसा है, लेकिन इससे पहले
787 में कई तकनीकी समस्याएं आती रही हैं, जिनके बारे में आज जानना, उन्हें दोहराना बेहद जरूरी है। 2013 में बैटरी में आग लग गई और जनवरी 2013 की बात है, जापान एयरलाइंस के 787 में बोस्टन हवाई अड्डे पर यह आग लगी थी और उसी महीने एक अन्य 787 को जापान में आपात लैंडिंग करनी पड़ी थी। 2018 में भी ऐसे ही एक घटना हुई। लॉयन एयर फ्लाइट 610 बोइंग 737 मैक्स इंडोनेशिया में टेक ऑफ के तुरंत बाद जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सभी 189 यात्री और क्रू मेंबर्स मारे गए। फिर 2019 में इथियोपिया में एक ऐसी ही घटना हुई। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 बोइंग 737 मैक्स टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ और 157 लोगों की मौत हो गई। और अभी पिछले साल 2024 में दक्षिण कोरिया में हादसा हुआ, ये 180 लोगों की इसमें मौत हुई थी। और 2024 में एक और दुर्घटना हुई थी जिसमें अलास्का एयरलाइंस के बोइंग 737 मैक्स 9 के दरवाजे का जो प्लग था वो उड़ान के दौरान ही उड़ गया, जिससे उसे आपात लैंडिंग करनी पड़ी। भारत में इसके पहले जो बोइंग हादसे हैं उनको भी जान लीजिए। एयर इंडिया फ्लाइट 855 जो बोइंग 747 थी, मुंबई के पास अरब सागर में दुर्घटनाग्रस्त हुई। इसमें 95 लोगों की जान गई थी। ये 1978 की बात है। और 2010 में एक बड़ा हादसा मंगलुरु हादसा, जिसमें एयर इंडिया एक्सप्रेस बोइंग 737-800 रनवे से फिसलकर खाई में गिरा और उसमें भी 158 लोगों की जान गई। यानी बोइंग सुरक्षा को लेकर 21वीं सदी में खास तौर पर बार बार सवाल उठते रहे। वैसे बोइंग विमानों को जो हादसे से गुजरे हैं जो विमान, उसमें हजारों की मौत हुई। कितने हजार, यहां देखिए। दुर्घटनाएं हुई हैं 6000, घातक 415 रही हैं और 9000 लोगों की मौत हुई। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। हालांकि बोइंग की उम्र यानी कंपनी की उम्र भी 100 साल से ज्यादा है। 9000 लोगों की मौत हो चुकी है, 6000 से ज्यादा दुर्घटनाएं। तो नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने AIAIB की जांच शुरू करने की पुष्टि की है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत जांच होने की बात कही है, पर कारण समझने के लिए हमें थोड़ा और गहरे उतरना पड़ेगा। ये बोइंग कंपनी का जहां ये बनती है, फैक्ट्री है, ये वो जगह है। अमेरिका में FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन और भारत में DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन विमानों की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच के जिम्मेदार है। लेकिन बोइंग के मामले में इन एजेंसियों पर कई बार लापरवाही के आरोप लगे हैं। जैसे FAA पर कहा गया कि 737 मैक्स हादसे के बाद बोइंग के साथ FAA ने मिलीभगत की और जांच में पता चला कि FAA ने बोइंग को स्वप्रमाणन की छूट दी थी, जिससे सुरक्षा जांच कमजोर हुई। DGCA की भूमिका भी ऐसी ही है। अहमदाबाद हादसे से पहले इस बोइंग 7878 की आखिरी रखरखाव जांच कब हुई, ये स्पष्ट नहीं है। क्या DGCA ने एयर इंडिया के रखरखाव प्रोटोकॉल को ठीक से जांचा था, परखा था? अब ये सवाल जांच का हिस्सा है। वैसे जो विशेषज्ञ हैं जैसे जॉन M कॉक्स, उन्होंने कहा है कि अगर रखरखाव या गुणवत्ता जांच में चूक हुई तो यह हादसे का एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन अब तक आपके दिमाग में जो बार बार एक शब्द टकरा आ रहा है, बोइंग बोइंग बोइंग, ये है क्या? जिज्ञासा तो जरूर हुई होगी। तो आइए जानते हैं कि ये बोइंग क्या बला है। भाई, बोइंग कंपनी से पहले एक शख्स का नाम है। 1903 में राइट बंधुओं ने अपना पहला विमान बनाया था। उसके बाद कई कंपनियों ने विमान निर्माण में कदम रखा। उन्हीं से प्रेरित होकर विलियम E बोइंग, ये सज्जन जो हैं विलियम E बोइंग, इन्होंने 15 जुलाई 1916 को सिएटल वॉशिंगटन में बोइंग कंपनी की शुरुआत की थी। शुरुआत में इसका नाम पैसिफिक एरो प्रोडक्ट्स कंपनी था, जिसे 1917 में बोइंग एयरप्लेन कंपनी नाम दिया गया। कंपनी ने पहले विश्व युद्ध के दौरान सैनिक विमानों के साथ अपनी शुरुआत की और बाद में कॉमर्शियल
फ्लाइट्स में यानी वाणिज्यिक जो विमानन है उसमें उसने प्रवेश किया। कंपनी तब तक R&D पर काफ़ी खर्च करती थी, इंजीनियरिंग पर बेहद जोर था और इंजीनियर्स पर बेहद जोर था, साख को लेकर चिंता थी और इसीलिए इसकी जो गुणवत्ता थी बोइंग विमानों की वो काफ़ी बेहतरीन मानी जाती थी। लेकिन पिछली सदी के 90 दशक में स्थिति बदलने लगी, क्योंकि एक नई शुरुआत की थी कंपनी ने, उसके कंपनी की जो नई पीढ़ी थी उसने एक नई शुरुआत की थी और मैकडॉनल्ड डगलस जो एक तुलनात्मक रूप से छोटी कंपनी थी उसके साथ बोइंग का मर्जर हो गया। बोइंग को लाभ ये था कि तमाम जो कारखाने थे मैकडॉनल्ड डगलस के, वहाँ पर उसे उत्पादन में मदद मिलती। 1997 में ये विलय हुआ। जो वैसे जो डगलस थी वो दूसरी सबसे बड़ी अमेरिका की कंपनी थी, लेकिन इस मर्जर के कुछ अनोखे प्रभाव पड़े जिसने पूरी कार्य संस्कृति को बदल दिया। सबसे पहले तो मुनाफे पर जोर। अब जो विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि मर्जर के बाद बोइंग ने लागत कटौती और शेयरधारक मूल्य पर अधिक ध्यान दिया, जिससे गुणवत्ता नियंत्रण प्रभावित हुआ। यानी ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए और कैसे जो लागत है उसको कम किया जाए, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स पर जो पूरा जोर था, जो उस पर केंद्रित था पूरा बोइंग का एक पूरी परियोजनाएं, वो दृष्टि कमज़ोर पड़ गई और तेज़ी से उत्पादन और डिलीवरी की मांग ने गुणवत्ता जांच को कई बार पीछे रखा और ये मान के चला गया कि छोटी मोटी गड़बड़ियों से कोई बहुत बड़े हादसे नहीं होते हैं। और नतीजा, कई सरकारों ने समय समय पर इसकी उड़ानों पर प्रतिबंध भी लगाया। जैसे कब लगा, 2013 के हादसे के बारे में हमने आपको बताया, तो FAA ने 787 ड्रीमलाइनर की बैटरी समस्याओं के कारण वैश्विक उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। फिर 2019 में जो 737 मैक्स हादसों के बाद यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA और भारत सहित कई देशों ने 737 मैक्स को ग्राउंड कर दिया, यानी अब वो उड़ नहीं सकते थे और ये प्रतिबंध 20 महीने तक चला। और 2024 में FAA ने बोइंग के उत्पादन विस्तार पर सीमित प्रतिबंध लगाए, क्योंकि कंपनी सुरक्षा और ऑडिट में विफल रही थी। जाहिर है बोइंग की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई और 2025 में भी कमज़ोर ही है। हादसों और ग्राउंडिंग की वजह से $30 अरब का नुकसान हुआ और 2024 तक बोइंग पर $50 अरब से अधिक का कर्ज है और इसकी साख बुरी तरह गिरी है। यह नतीजा है मुनाफे की हवस का। ऐसा नहीं है कि कंपनी के शुभ चिंतकों ने इसे लेकर चेताया नहीं, लेकिन हालात में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। बोइंग ने सवालों से बचने के लिए डिज़ाइन में बदलाव, सॉफ्टवेयर अपडेट और बेहतर प्रशिक्षण की घोषणा की, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कंपनी ने लागत कम करने के लिए सुरक्षा से समझौता किया और ये आवाज़ें कंपनी के अंदर से भी आईं। इनमें कुछ पूर्व इंजीनियर थे और 2 का मामला तो बहुत गंभीर है। ये आप देखें 2 तस्वीरें, ये है सैम सालेहपुर और ये है जॉन बार्नेट। 2024 में बोइंग के विसल ब्लोअर सैम सालेहपुर ने दावा किया कि 787 ड्रीमलाइनर के निर्माण में शॉर्टकट अपनाए गए। उन्होंने कहा कि विमान के धड़ को जोड़ने में गलत प्रक्रिया अपनाई गई, जिससे विमान की उम्र कम हो सकती है और उड़ान के दौरान टूटने का खतरा बढ़ सकता है। सालेहपुर का ट्रांसफर उनकी इच्छा के खिलाफ किया गया था। अब ये जो है जॉन बार्नेट, इनका मामला बेहद गंभीर है। इन्होंने 777 और 787 मॉडल में शॉर्टकट और सुरक्षा से समझौतों के आरोप लगाए, लेकिन 2024 में उनकी संदिग्ध रूप से मौत हो गई, जिससे कंपनी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। बार्नेट की मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन उनके परिवार और समर्थकों ने इसे संदिग्ध माना और बोइंग पर सवाल उठाए। कर्मचारियों में जाहिर है असंतोष बढ़ रहा था। ये दोनों कर्मचारी ही थे पहले बोइंग के, और नतीजा क्या हुआ कि बोइंग कंपनी में हड़तालें हुई, 1 बार नहीं 2 बार। बोइंग की हड़ताल की यह तस्वीर है। 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मशीनिस्ट एंड एरोस्पेस वर्कर्स IAM ने 57 दिन तक हड़ताल की, जिससे उत्पादन बाधित हुआ। कारण वेतन, पेंशन और
नौकरी सुरक्षा। 2024 में सितंबर 2024 में 33,000 कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू की, जो बोइंग की वित्तीय समस्याओं और लागत कटौती के खिलाफ थी। हड़ताल से 787 और 737 के उत्पादन पर असर पड़ा, जिससे डिलीवरी में देर हुई। असंतोष का कारण कार्य संस्कृति में बदलाव था, यानी वही इंजीनियरों के बजाय मैनेजरों का जो दबदबा बढ़ा, उससे असंतोष पैदा हुआ। सुरक्षा के बजाय डिलीवरी डेडलाइन पर जोर हुआ और विसिल ब्लोअर्स को दबाने की कोशिश हुई। हड़ताल ने उत्पादन की जो समय सीमा थी उसको प्रभावित किया और गुणवत्ता नियंत्रण पर सवाल उठे। यूरोपीय देशों के उपक्रम एयरबस ने बोइंग को ऑर्डर और डिलीवरी में पीछे छोड़ा, जिससे कंपनी की आय प्रभावित हुई। जो एयरबस है उसका A320 नियो और A350 बाजार में एक काफ़ी बढ़त बनाने वाले विमान है, जो सुरक्षा और ईंधन दक्षता में बेहतर माने जाते हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद बोइंग के शेयर 7% गिर गए। अहमदाबाद हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। बोइंग को अपनी कार्य संस्कृति और प्राथमिकताएं बदलनी होगी। भारत सरकार और DGCA को भी रख रखाव और जांच प्रक्रियाओं को और सख्त करना होगा। और सबसे बड़ा सबक ये कि मुनाफे की हवस बड़ी दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर सच बताने का हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.